लाखों लोग पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं। 8,500 करोड़ रुपए इकट्ठे होकर पड़े हैं अभी पीएम केयर्स फंड। उसमें से केवल 88 लाख रुपीस के करीब यूज हुए हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। प्राइवेट ऑडिट तक नहीं हो रहा था पीएम केयर्स फंड का, दबाव लगातार बनाया गया है इस मुद्दे पे, तो अब जाके ऑडिट हुआ है और उसे डाला गया है। क्यों इस फंड को इकट्ठा किया जा रहा है अगर इसको स्पेंड ही नहीं करना है? तो हमें मालूम होना चाहिए कहाँ से पैसे आ रहे हैं इस फंड में और कहाँ पैसे जा रहे हैं। पीएम केयर्स ट्रस्ट कह रहे हैं हम नहीं आते, हम नहीं देंगे सूचना क्योंकि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। आशुतोष राका को भी मजाक करते हुए भी देखा था, इंटरव्यूज में कहते हुए भी देखा था कि भाई अगर आप सीजेपी की फंडिंग की बात कर रहे हैं तो हमारी जो फंडिंग है वो पीएम केस से आ रही है, आप पीएम केस को ऑडिट कर दे जाकर। सिर्फ 0.01% ऑफ अवेलेबल 8,500 करोड़ की फंड की यूटिलाइज करना, ये तो बेहद चौंकाने वाली बात है। फिर ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? मणिपुर में कोई पब्लिक हेल्थ का इशू नहीं आ रहा। असम में जो फ्लड्स जिस तरीके से आते हैं हर साल, बिहार में आते हैं या केरल में आ रहे हैं, वहां पर कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। कि अगर ये पैसा इन इमरजेंसीज में इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? ये तो रूलिंग पार्टी द्वारा कंट्रोल्ड ट्रस्ट बन गया। फिर तो इसके अंदर अगर पैसे आ रहे हैं तो सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला ही उठता है। इस फंड के अंदर भी भ्रष्टाचार होने का पूरा पोटेंशियल है। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए आरटीआई एक्ट के तहत कि भाई ये तो सरकार द्वारा सेटअप फंड है, हमें बताइए किसने पैसे दिए, कहाँ दे रहे हैं आप पैसे। तो तुरंत सरकार ने यू टर्न ले लिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारा पैसा एक ब्लैक होल में जा रहा है, क्योंकि हम एनजीओस के लिए हमारे पास पैसे नहीं बाकी हैं, वो ड्राई अप हो गए हैं, और पीएम रिलीफ फंड में जो हम डाल रहे हैं पैसा पीएम केयर्स में, वो पैसे का अब हम कोई हिसाब नहीं मांग सकते हैं। चोरी छिपे काम होने की कोशिश होती है, वहां पर स्कैम और भ्रष्टाचार, क्विड प्रो को जैसी चीजें पनपती हैं। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इन दिनों काफी हंगामा लगातार मचा हुआ है पीएम केयर्स फंड को लेकर, जो प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड इमरजेंसी रिलीफ फंड। आपको याद दिला दें कि इसकी शुरुआत की गई थी कोविड-19 के वक्त में 27 मार्च 2020 को, और कहा गया था कि किसी भी महामारी या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया ये एक सार्वजनिक, एक पब्लिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, और इसमें देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष हैं। इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को इसके ट्रस्टी भी बनाए गए हैं। ऐसे में अब इसकी एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, ताजा ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2025 तक की, जिस फंड में कहा गया है कि कुल मिलाकर 8,492 करोड़ रुपए इसमें जमा है। जहां तक जमा राशि का सवाल है, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट जो है इसमें जमा राशि बताया जा रहा है। लेकिन सबसे कम राशि, अधिकांश हिस्सा जो है वो फिक्स डिपॉजिट में रखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा कम जो है इसमें खर्च भी हुआ है इस फंड से। केवल 87.85 लाख रुपए ही खर्च किए गए थे 2024-25 में। तो पीएम केयर्स फंड को लेकर लगातार बहुत सारे एक्टिविस्ट्स हैं जो सवाल उठा रहे हैं। अंजलि भारद्वाज उसमें मुखर रूप से सवाल उठा रही हैं, ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो हैं जानी मानी प्रतिष्ठित एक्टिविस्ट हैं। और हमने पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष राका को भी मजाक करते हुए भी देखा था, इंटरव्यूज में कहते हुए भी देखा था कि भाई अगर आप सीजेपी की फंडिंग की बात कर रहे हैं तो हमारी जो फंडिंग है वो पीएम केस से आ रही है, आप पीएम केस को ऑडिट कर दे जाकर। तो अंजलि जी, सबसे अगर पहले शुरुआत कर सकूं कि चलिए ऑडिट हुई है, एक ऑडिट रिपोर्ट आई है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इस ऑडिट रिपोर्ट को लेकर आपने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। तो इसमें ये जो अनयूज्ड फंड है, इसको लेकर सवाल क्यों पूछा जाना चाहिए इस वक्त? स्मिता, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम सब लोग अगर किसी संस्था में काम करते हैं, हमें मालूम है कि हर साल ऑडिट होना चाहिए रिपोर्ट्स का, और पीएम केयर्स फंड तो लोगों के पैसों से चल रहा है, चंदा लोगों के पैसे से इकट्ठा किया जा रहा है। पहली बात तो इसका सीएजी ऑडिट होना चाहिए, लेकिन सीएजी ऑडिट कराया नहीं जा रहा, और जो प्राइवेट ऑडिट है
वो भी केवल पहले 3 साल का कराया गया था और पिछले 3 साल से प्राइवेट ऑडिट भी नहीं पब्लिक किया जा रहा था। अब परसों ही पीएम केयर्स की वेबसाइट पे ऑडिटेड रिपोर्ट्स आई हैं 2 साल की, 2023-24 और 24-25 की, और उस पे अगर आप डेट देखें तो 7 अगस्त 2026 की डेट्स हैं। तो मतलब ट्रस्ट डीड जो है पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का, उसी के मुताबिक ये लिखा हुआ है उसमें कि हर साल ऑडिट होना चाहिए। क्लियरली प्राइवेट ऑडिट तक नहीं हो रहा था पीएम केयर्स फंड का, दबाव लगातार बनाया गया है इस मुद्दे पे, तो अब जाके ऑडिट हुआ है और उसे डाला गया है। मतलब बिल्कुल जवाबदेही के दायरे से बाहर रहने की कोशिश, पहली चीज तो ये नजर आ रही है। अब इस ऑडिट रिपोर्ट में अगर आप देखेंगी जो डाली गई है, एक एक पेज की ऑडिट रिपोर्ट है। इसमें ये नजर आ रहा है कि 8,500 करोड़ रुपए इकट्ठे होकर पड़े हैं अभी पीएम केयर्स फंड में, और उसमें से केवल 88 लाख रुपीस के करीब यूज हुए हैं। अब आपदा इस देश में ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर आ नहीं रही। अभी आप देख लीजिए किस तरीके से असम बाढ़ग्रस्त है, वायनाड में किस तरीके से बुरी तरीके से बाढ़ आई, कितनी सारी हमारे देश में, मणिपुर को देख लीजिए, किसी भी राज्य को उठा लीजिए, इतनी सारी आपदा हमारे देश में अलग अलग राज्यों में आती रहती है, पर पीएम केयर्स फंड को कोई आपदा नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है क्यों इस फंड को इकट्ठा किया जा रहा है अगर इसको स्पेंड ही नहीं करना है तो ये बड़े सवाल आज नजर आ रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट जो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही है उसको देखकर। देखिए स्मिता, बहुत जरूरी है, और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब भी ऐसा कोई फंड बनता है, हम सबको जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। हमें मालूम होना चाहिए कहाँ से पैसे आ रहे हैं इस फंड में और कहाँ पैसे जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो एक तरीका है लोगों के पास कि वो सवाल पूछ सके, वो है सूचना का अधिकार कानून। अब उसके दायरे में पीएम केयर्स ट्रस्ट कह रहे हैं हम नहीं आते, हम नहीं देंगे सूचना क्योंकि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हम आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आते। तो मतलब इतना बड़ा फंड जो कि लोगों के हित के लिए बनाया गया है, डिजास्टर के समय उनके हित के लिए बनाया गया है, उसमें पारदर्शिता नहीं की जा रही। ये तक नहीं बताया जा रहा कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि मतलब अगर कोई कुछ ऐसा काम करे, ट्रस्ट कोई भी बॉडी ऐसा काम करे जिसमें कि लोगों का हित हो रहा हो, तो वो तो आगे सामने बढ़कर बताएगी कि हमने यहाँ पैसे खर्च करे, आप देखिए आप तक पैसे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हमने वहां पैसे खर्च करे। ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो बता ही नहीं रहा, दौड़ रहा है, कह रहे हैं कि हम आरटीआई एक्ट के दायरे से में नहीं आते हैं। तो मतलब बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है इस ट्रस्ट में कि कामकाज में, और बिल्कुल जवाबदेही से भी दौड़ता हुआ ये ट्रस्ट नजर आ रहा है। मैं एक बहुत दिलचस्प बात है, आपने जो ट्वीट किया उसमें जो कमेंट्स आए उसमें एक शख्स है शशांक सौरभ, उन्होंने आपको ये समझाने की कोशिश की आप इस आप क्लॉज को जो है पढ़ लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रस्ट आखिरकार व्हाई विल द ट्रस्ट स्पेंड द मनी व्हेन देयर इज नो सच इवेंट, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि ये हेल्थ इमरजेंसी के लिए जो है खर्च होना चाहिए। अब मैं ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़कर सुना रही हूं अपने लोगों को, दर्शकों को। टू अंडरटेक एंड सपोर्ट रिलीफ और असिस्टेंस ऑफ एनी काइंड रिलेटिंग टू अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और एनी अदर काइंड ऑफ इमरजेंसी, calamity or distress, either man-made or natural, including the creation or upgradation of healthcare or pharmaceutical facilities, other necessary infrastructure, funding relevant research or any other type of support. Number 2, to render financial assistance, provide grants or payment of money or take such other steps as may be deemed necessary by the Board of Trustees to the affected population, to undertake any other activity which is not inconsistent with the above objects. तो जो लोग आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो सिर्फ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए, उन्होंने बकायदा उस पैराग्राफ को हाईलाइट कर दिया है कि इसकी तो काफी ब्रॉड रेंज है जहां जहां आप इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। तब सिर्फ 0.01% ऑफ अवेलेबल 8,500 करोड़ की फंड की यूटिलाइज करना, ये तो बेहद चौंकाने वाली बात है। फिर बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि ये तो किसी भी आपदा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है,
और अगर हम देखें भी तो ऐसा नहीं है कि मणिपुर में कोई पब्लिक हेल्थ का इशू नहीं आ रहा। असम में जो फ्लड्स जिस तरीके से आते हैं हर साल, बिहार में आते हैं या केरल में आ रहे हैं, वहाँ पर कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। तो ये तो सब कहने की बातें हैं स्मिता। सीधी सी बात ये है कि इस फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और ये सवाल पूछने की जरूरत है पीएम केयर्स ट्रस्ट से कि आप पैसा फिर किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, किस चीज के लिए इस पैसे को आइडल रखा जा रहा है, इतनी बड़ी धनराशि को, 8,500 करोड़ रुपए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो पैसा है ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के सीएसआर से आ रहा है, ये लोगों की सैलरीज से काट के इसमें पैसा जमा किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरीज से, और भी तमाम लोगों ने इस फंड में पैसा दिया है। तो मतलब ये पब्लिक का पैसा है और इस पैसे को इकट्ठा करके स्पेंड ना करना जब इमरजेंसी सिचुएशन हो रही है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है कि इमरजेंसी के टाइम पे हम मदद करेंगे, इस पर तो बहुत जबरदस्त सवाल उठने ही चाहिए। को ये भी बता दूं कि जो आपकी हम देख रहे हैं हिंदू ने और इंडियन एक्सप्रेस ने जो फिगर्स डाले हैं, इसमें आप सोच लीजिए कि 2020 के एंड में अगर इस फंड में 3,076 करोड़ रुपए थे, आज 2000 हम जब 24-25 की बात करते हैं तो 8,000 करोड़ रुपए तक आ गया है इस फंड में, जिसमें बकायदा जो है लगभग 480 करोड़ तो आपकी इंटरेस्ट, 475 करोड़ आपकी इंटरेस्ट के जरिए जो है इनकम में आपकी इंक्रीज देखने को मिल रही है। डोनेशंस पिछले साल के कहा जा रहा है कि काफी कम आए हैं, 480 करोड़ आए हैं, जो उसके पहले वाले ईयर्स के कंपैरिजन में लो हैं। यहां पर आप बहुत सीरियस एलिगेशंस ये भी लगा रही हैं और सवाल भी उठा रही हैं कि अगर ये पैसा इन इमरजेंसीज में इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो कहां हो रहा है। ये सवाल क्यों पूछा जाना चाहिए कि क्या ये किसी क्विड प्रो के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, क्विड प्रो को का सवाल इसलिए उठ रहा है आज क्योंकि हमने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या हुआ। सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी बिल्कुल गोपनीय स्कीम लेकर आई थी, जिसमें सरकार ने ये बेसिकली स्कीम के अंदर ये लिखा गया था कि अगर कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा किसने पैसे दिए। और जब फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को रद्द किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उसकी सारी सूचना सामने आई, तो ये सामने आया कि कंपनीज जो थी वो बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट्स जो थी वो रूलिंग पार्टीज को दे रही थी और उसकी एवज में, उसके बदले में रूलिंग पार्टीज उन कंपनीज को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी। तो मतलब 16,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पार्टीज को दिए गए और उसके बदले में लाखों करोड़ों रुपए के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रूलिंग पार्टीज ने कंपनियों को दिए। इसको क्विड प्रो को जिसको हम कहते हैं, ये भ्रष्टाचार है कि आप चंदा दो और धंधा लो। मतलब आप किसी रूलिंग पार्टी को चंदा दीजिए और उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। अब इधर देखिए, जो पीएम केयर्स फंड है इसके अध्यक्ष हैं, इसके चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर है। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट फंड है। तो ये किसका प्राइवेट फंड है, कौन इसे चला रहा है? वो यही लोग हैं जो कि रूलिंग पार्टी में, सत्ताधारी पार्टी के सब लोग इसके अंदर बहुत लोग इसके अंदर ट्रस्टीज हैं। तो मतलब ये तो रूलिंग पार्टी द्वारा कंट्रोल्ड ट्रस्ट बन गया फिर। तो इसके अंदर अगर पैसे आ रहे हैं तो सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला ही उठता है कि क्या किसी कंपनी को ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आप इस फंड में पैसे डालिए तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो क्विड प्रो को इसीलिए बहुत जरूरी है जानना कि किस कंपनी ने या किसने इस फंड के अंदर पैसे डाले, कौन डोनर है, कब डाले उन्होंने, जिससे कि ये निकाला जा सके कि क्या उन्होंने पैसे डाले एक और दूसरी ओर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या उन्होंने एक तरफ पैसे डाले और दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई ने अपनी जांच उनके ऊपर बंद कर दी।
देखिए, ये सवाल जो है ये भ्रष्टाचार के बहुत जरूरी सवाल है। एग्जैक्टली जिस तरीके की स्कीम हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देखी थी, वही उसी तर्ज पर इस फंड के अंदर भी भ्रष्टाचार होने का पूरा पोटेंशियल है। बल्कि क्विंट की एक रिपोर्ट ने ये भी दिखाया कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें ये मिला कि एक जापानीज कंपनी ने पैसे दिए ये पीएम केयर्स फंड में, और जब उन्होंने पैसे दिए उससे बिल्कुल पहले उनकी जो कंपनी है उसकी एक फैक्ट्री को रीस्टार्ट करने की परमिशन दी गई थी। तो मतलब एक वही चंदा दो धंधा लो वाली बात इसमें भी नजर आ रही है। तो सवाल भ्रष्टाचार का यहाँ पर यूज ऑफ फंड से कम आता है, लेकिन फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उस पर ज्यादा आता है। और उस पर पूरी तरह से पर्दा डाला जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि आपको नहीं बताया जाएगा, ये फंड तो प्राइवेट फंड है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री जिस फंड के मुखिया हैं और हमारे 3 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसके ट्रस्टी हैं, सुधा मूर्ति जो है वो भी मेंबर पार्लियामेंट है, वो भी इसमें ट्रस्टी हैं। मतलब ऐसे फंड को कहा जा रहा है कि ये प्राइवेट फंड है। किस तरफ से प्राइवेट है ये फंड? और प्राइवेट फंड, देखिए मैं आपको और बात बताऊं बहुत जरूरी जो है, जिससे कि इंटेंशन की बात समझ में आती है। जब पीएम केयर्स फंड को सेटअप किया गया तो कहा गया कि ये तो सरकार द्वारा सेटअप फंड है और इसलिए इसमें सीएसआर के पैसे लिए जा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट से भी पैसे लिए जा सकते हैं। बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए, 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो गए कुछ ही दिनों में। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए आरटीआई एक्ट के तहत कि भाई ये तो सरकार द्वारा सेटअप फंड है, हमें बताइए किसने पैसे दिए, कहाँ दे रहे हैं आप पैसे। तो तुरंत सरकार ने यू टर्न ले लिया और कहना शुरू हो गए कि नहीं ये सरकारी फंड नहीं है, ये तो प्राइवेट फंड है, जिससे कि उन्हें सूचना के अधिकार कानून के दायरे में ना आना पड़े। और कंपनीज एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया। मतलब कंपनीज एक्ट में लिखा गया था कि सीएसआर के पैसे, पीएसयू जो देते हैं सीएसआर, उसके पैसे सिर्फ जो ऐसे कंपनियों को दिए जा सकते हैं या ऐसे ट्रस्ट को दिए जा सकते हैं जो सरकार द्वारा सेटअप ट्रस्ट हो, और पीएनआरएफ को दिए जा सकते हैं। लेकिन पैसे इकट्ठे करते समय तो कहा गया हाँ हम सरकार द्वारा सेटअप है। जब सवाल का जवाब देने का समय आया तो कहा नहीं, और अपने जो कंपनीज एक्ट है उसको भी अमेंड कर दिया गया। तो मतलब साफ नजर आ रहा है सरकार की मंशा। सरकार इस ट्रस्ट को बिल्कुल गैर ट्रांसपेरेंट, गैर पारदर्शी तरीके से चलाना चाह रही है। और हम ये जानते हैं कि पारदर्शिता नहीं है तो जवाबदेही नहीं है। जब तक लोगों के पास सूचना नहीं होगी, सवाल क्या पूछेंगे लोग, क्या जवाब मांगेंगे? मुझे याद आ रहा है कि जब इनफैक्ट ये फंड आया और उसके कुछ महीनों बाद में अपने बहुत सारे दोस्त जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में थे और एनजीओ सेक्टर में, दोनों से जब बात करती थी तो ये कहा जाता था, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि चूंकि अब ये डायरेक्टिव प्रधानमंत्री के स्तर पर आया है तो हमें अपने फंड्स जो हम कोविड में एनजीओस को दे रहे हैं और जो विजिबल है, ऐसा नहीं है कि एनजीओस में रॉटन एप्पल नहीं है, हाँ है, वहां पे भी बैड एप्पल्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनजीओस हैं जो फील्ड पर विजिबल काम कर रहे थे, जिनकी सोशल ऑडिट्स हो रही थी, जिनकी ऑडिट्स अवेलेबल थी और हमको नजर आ रहा था वो लोग हमारे पैसे से जाके बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारा पैसा एक ब्लैक होल में जा रहा है, क्योंकि हम एनजीओस के लिए हमारे पास पैसे नहीं बाकी हैं, वो ड्राई अप हो गए हैं, और पीएम रिलीफ फंड में जो हम डाल रहे हैं पैसा पीएम केयर्स में, वो पैसे का अब हम कोई हिसाब नहीं मांग सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी जो अभी भी वो जारी है। यहाँ अंजलि जी मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि अभी जैसे आमतौर पर होता है डिजास्टर्स इमरजेंसीज में हमारे सीएम रिलीफ फंड्स होते हैं, पीएम रिलीफ फंड्स बनाए जाते हैं, पीएम केयर्स फंड को बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी? मतलब कैसे ये अलग था उस पीएम रिलीफ फंड के मॉडल से जो अभी तक हमारे देश में हम देखते आए? देखिए, कोई जरूरत तो मुझे नहीं लगता है कि थी, कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं आ पाई है अभी तक कि क्या जरूरत थी। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, सरकार का प्रेरोगेटिव है, आप चाहते हैं नया कोई फंड सेटअप करना, आप कर सकते हैं, लेकिन पारदर्शिता के बिना, जवाबदेही के बिना आप फंड सेट करेंगे तो फिर तो सवाल
उठेंगे ही, फिर तो ये बात उठेगी ही कि आप क्यों सेटअप कर रहे हैं फंड। अब आप देखिए, जैसे ही कोई पूछने लगता है कि भाई बताइए पीएम केयर्स क्यों नहीं आ रहा आरटीआई एक्ट के दायरे में, तो तुरंत जवाब आता है पीएमएनआरएफ भी नहीं आता है। अरे तो आप पीएमएनआरएफ भी तो आप ही चला रहे हैं। आप टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आप अगर आपको लगता है कि आना चाहिए तो आप पीएमएनआरएफ को भी डाल दीजिए आरटीआई एक्ट के दायरे में, और पीएम केयर्स को भी डाल दीजिए। और अगर बिल्कुल वही फंड बनाया है आपने, तो फिर सवाल ये भी उठता है कि आप दो फंड क्यों बना रहे हैं, आप उसी फंड में काम कर लेते। तो देखिए, ये जो सारे सवाल हैं, ये सवालों के घेरे में आज इसलिए है ये फंड क्योंकि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, और लोगों को ये समझ में आती है बात कि जहां पर चोरी छिपे काम होने की कोशिश होती है, वहां पर स्कैम और भ्रष्टाचार, क्विड प्रो को जैसी चीजें पनपती हैं। तो इसलिए ये बड़ा सवाल उठ रहा है आज देश में कि क्या छुपाने की कोशिश कर रही है सरकार। क्यों पीएम केयर्स फंड को सरकार नहीं बता रही लोगों को कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं पीएम केयर्स में, कितना समय लगता है। मतलब आपके पास कुछ चंद एंट्रीज होंगी, 100-200 एंट्रीज होंगी जो आप मुहैया करा दीजिए अपनी वेबसाइट पे, कुछ नहीं बता रहे। और मैं आपको यहाँ ये भी एक बहुत जरूरी बात बता दूं कि इस जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, इसमें 325 करोड़ रुपए का रिफंड आया है पीएम केयर्स फंड को, और नहीं लिखा गया है कि रिफंड क्यों आया है और किसने किया है। अब ये क्यों जरूरी हो जाता है? देखिए, कोविड के समय पे पीएम केयर्स फंड के तहत बहुत सारे वेंटिलेटर्स दिए गए हॉस्पिटल्स को, और ये वेंटिलेटर्स पुअर क्वालिटी के थे। इससे जो पेशेंट्स थे उनको हाइपोक्सिया हो रहा था, उनकी मौतें हो रही थी। तो औरंगाबाद हाई कोर्ट के जो बेंच है, उन्होंने इस पे सुओ मोटो एक केस शुरू करा। तो सरकार से कहा कि आप हमें बताइए कि पैसे कैसे पुअर क्वालिटी वेंटिलेटर्स के लिए दिए गए। तो पीएम केयर्स ट्रस्ट ने तुरंत अपने पैसे रिफंड करा लिए और कहा कि ये तो हमारे है ही नहीं वेंटिलेटर। औरंगाबाद हाई कोर्ट में बेंच में ये कहा गया। तो मतलब आज ये सवाल उठ रहा है कि अब ये 325 करोड़ रुपए किस चीज के, क्या फिर फॉल्टी इक्विपमेंट दी गई थी पीएम केयर्स के तहत, क्या कुछ भ्रष्टाचार हो रहा था? मतलब ये तो पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि सीक्रेट फंड बनाकर इसको ऐसे चलाया जा रहा है कि ये किसी की अपनी प्राइवेट फिefdom है, और इसमें पैसे आप लोगों के इकट्ठे कर रहे हैं। इसमें आप कह रहे हैं कि जनहित के लिए हम बना रहे हैं, लेकिन हम किसी को कुछ बताएंगे नहीं। तो मतलब सवाल तो उठने ही थे और उठ रहे हैं इस पूरे फंड के ऊपर। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम कॉकरोच जनता पार्टी के जो चेहरे हैं, अभिजीत दिपके से लेकर रत्ना सिंह, हम उनको देख रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड का पैसा आप स्कूल ठीक करो कैंपेन के लिए कीजिए, आप सरकारी स्कूलों को। हमने जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स देखे इस ट्रस्ट मनी के, क्योंकि ऐसे स्कूल वगैरह में लगाने के लिए स्कूल जो कि कंकरेंट लिस्ट में भी शामिल है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है। ये कहने के लिए तो अच्छी बात है कि इस पैसे को आप लगा दीजिए। क्या आपको लगता है कि अगर पीएम केयर्स फंड में अगर ये मंशा हो तो ये पैसा वहां पे भी डाइवर्ट किया जा सकता है हमारी प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए? हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते तो 8,500 करोड़ में 1000 से भी ज्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे। पर यह सब नहीं हो रहा है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल्स देखकर आ रहा हूं। मैंने देखा वहां हालत बहुत खराब है, और मैंने जब लोगों से पूछा, अथॉरिटीज से पूछा कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी क्यों नहीं है, तो मुझे जवाब मिला कि फंड्स की कमी है, हमें फंड्स नहीं मिल रहा है।
तो एक तरफ स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो क्या ये पैसा स्कूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप रिक्वेस्ट करिए पीएम से कि प्लीज़ ये जो 8,500 करोड़ है, ये तो आपका पैसा है ना, पीएम का थोड़ी ना है, ये आपका पैसा है। तो क्या ये पैसा आपके छोटे भाई बहनों के स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्या ये आपका पैसा आपके छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए? सो रिक्वेस्ट द पीएम टू प्लीज यूज द पीएम केयर्स फंड फॉर द पीपल, फॉर द एजुकेशन, फॉर द स्कूल्स ऑफ द पुअर किड्स, एंड द पीएम शुड शो दैट ही एक्चुअली केयर्स। देखिए, जैसे आपने बताया, ये फंड आपदा में खर्च किया जा सकता है। मैंने आपको कहा कि अभी असम में जिस तरीके के फ्लड्स आ रहे हैं, पूरे के पूरे स्कूल बह जाते हैं, बुरी तरह से स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाता है। वायनाड में फ्लड्स आए हैं, अलग अलग जगह पर, बिहार में आते हैं, सब जगह पर आते हैं, गुजरात में आते हैं। तो क्यों नहीं, मतलब ये सब इमरजेंसी के फंड हैं। बच्चों की पढ़ाई से जरूरी थोड़ी ही कोई और चीज हो सकती है जो एक देश के भविष्य के लिए जरूरी हो। तो अगर चाहें तो उस पर भी खर्च किया जा सकता है, ऐसी जगह पर जहां पर इमरजेंसी हो। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि ये फंड जो है ये इसलिए नहीं खर्च हो रहे क्योंकि कोई विल नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल विल ये नजर आ रही है कि केवल पैसे बटोरने में है, पैसे खर्च करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वरना इतने बड़े देश में जहां इतनी आपदा आती रहती है, मतलब जो आपने कॉकरोच जनता पार्टी की बात की, उन्होंने बहुत जरूरी मुद्दा उठा रखा है स्कूल्स में एजुकेशन का। वो भी मतलब एक इमरजेंसी ही बन गई है हमारे देश में। जिस तरह से एजुकेशन का हाल हो रहा है, हमारे पूरे देश का भविष्य बिगड़ रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि पीएम केयर्स के अंदर तो ये समझ में आ रहा है कि सरकार को लग रहा है कि कोई इमरजेंसी हमारे देश में नहीं है, कोई डिजास्टर नहीं हो रहा हमारे देश में, कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर हम पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट को देखें, उसमें पैसे के आवंटन को देखें, तो लगेगा कि सब बढ़िया है देश में, कहीं पर कोई इमरजेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब चंगासी, ऐसा लग रहा है इसको तो देख के कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे देश में। तो सवाल का जवाब देने की जरूरत है। पीएम केयर्स फंड को बंद करिए या फिर इसको पारदर्शी करिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो लोगों के मन में जो इस आशंकाएं हैं वो बिल्कुल जायज हैं आशंकाएं कि भाई क्या ये क्विड प्रो को भ्रष्टाचार का जरिया तो नहीं बन गया है जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स बन गए थे। ठीक है, निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे तीखे मुखर सवाल जो पूछे जाने चाहिए। 8,500 करोड़ रुपए की जमा राशि की हम बात कर रहे हैं। आप सोचिए, एक बड़ा रकम जिससे कितने लोगों का भला हो सकता है, और जिस रकम में बकायदा आप जैसे बहुत सारे सरकारी लोग होंगे, सरकारी मुलाजिम होंगे, जिनके पैसों को काट कर जो है पैसों को जोड़ा गया है इस पीएम केयर्स फंड में। और इसे आखिर सरकार कैसे कह सकती है कि ये प्राइवेट फंड है जिसे लीड खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंजलि भारद्वाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो हमारे दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमेशा की तरह शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।